लास्ट क्लास भैया आप हम लोग को बताए थे कि इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो टाइप का होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट भैया जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है डे टू डे फंक्शनिंग को, और मैक्रो इन्वायरमेंट भैया जो ओवरऑल थिंकिंग को अफेक्ट करेगा, ओवरऑल डायरेक्शन को अफेक्ट करेगा, लॉन्ग लॉन्ग टर्म में मेरे को अफेक्ट करेगा। माइक्रो स्मॉल एरिया माना जाता है भैया। याद करने के लिए माइक्रो हो गया कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, इंटरमीडियरी, कंपटीटर, सप्लायर, जिससे हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। और मैक्रो हो गया जिससे मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है बट उनका डिसीजन मेरे को असर करता है। डेमोग्राफिक, इसके बारे में बताए थे भैया, पॉपुलेशन का नेचर कैसा है, ज्यादा उम्रदार लोग हैं या फिर जवान बच्चे लोग हैं, उसके उसी फैक्टर के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ते हैं। किस मार्केट में छोड़ना है, कहाँ पे छोड़ना है, डेमोग्राफिक रीजन देख के छोड़ते हैं। पॉलिटिकल, लॉ लॉ वगैरह से रिलेटेड, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट, लीगल, ग्लोबल, ये सारा मैक्रो में आता है। मैक्रो में एक टर्म हम लोग को बताया गया था भैया, पेसल, पेसल एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। माइक्रो का सारा एलिमेंट्स क्लियर है, आज हम लोग मैक्रो का एलिमेंट से डील करेंगे। पहला एलिमेंट है मैक्रो का डेमोग्राफिक। ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन यू आर असाइंड, तुमको मानो कोई कंपनी में मैनेजर बना दिया गया है, ठीक है, और वो कंपनी डील करता है स्टिक्स में, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग यूज करते हैं, जो जिसको हम लोग लाठी भी बोलते हैं। लाठी में अलग अलग टाइप का लाठी है, उसके बाद व्हील चेयर वगैरह भी है। तो तुम लोग कैसा पॉपुलेशन ढूंढेगा भैया, जो ओल्ड एज हो, जो हैंडीकैप्ड हो, हम लोग वही जगह ढूंढेंगे, वैसे लोग ढूंढेंगे। तो तुम किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को एम कर रहा है ना। जी भैया, चलो और दिखाते हैं। मानो तुम लोग का काम है कॉपी किताब का, तुम लोग कैसा जगह ढूंढेगा भैया, जहां आसपास में स्कूल हो या फिर सोसाइटीज हो जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर हॉस्टल वगैरह हो। ये क्या ढूंढ रहा है तुम भैया, हम पॉपुलेशन ढूंढ रहे हैं। किस कैरेक्टर का पॉपुलेशन ढूंढ रहा है तुम, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेमोग्राफिक। ठीक है, किस कैरेक्टर का पॉपुलेशन ढूंढ रहा है तुम। एरिया में ढूंढ सकता है, डिस्ट्रिक्ट में ढूंढ सकता है, कंट्री में ढूंढ सकता है, दुनिया में ढूंढ सकता है। अलग अलग कलर के लोग होंगे, अलग अलग एज के होंगे, अलग अलग जेंडर के होंगे, अलग अलग एडुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उनका, अलग कमाई, अलग खर्च, किसी का अपना घर होगा, किसी का भाड़ा का घर होगा, कुछ भी। ये सब जब हम लोग पॉपुलेशन के ऊपर बात करें, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में हम लोग उसको डाल देते हैं। ठीक है, अभी भैया ये तो हमको समझ में आ गया कि कोई भी मार्केटिंग करने वाला आदमी सीधे देखेगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट का जरूरत किसको है, और उस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को कैप्चर करने का कोशिश करता है। ठीक है, कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, अंडरलाइन कर लो। एज, प्रोफाइल, जेंडर रेशियो, एजुकेशन, ग्रोथ रेट, ये सारा चीज जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंडिया का पॉपुलेशन यंगर है, बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया का यंगर है। चाइना का पॉपुलेशन एजिंग है, चाइना में बुजुर्ग ज्यादा है, इंडिया में जवान लोग, युवा लोग ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ज्यादातर बड़े बड़े कंपनीज में तुम लोग देखना, इंडिया के इंजीनियर, इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिया के कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग जाते हैं। इंडिया के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, क्यों, ये लोग यंग है। अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया, जस्ट इमेजिन। तो इंडिया का पॉपुलेशन जब 16% है, 100 में से दुनिया का 100%, हम लोग 16% आबादी होल्ड करने का ताकत रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स सोचते हैं यार यहाँ से आदमी उठा के ले जाते हैं, यहाँ तो युवा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डेमोग्राफिक फैक्टर्स को पढ़ता है, दो सवाल का जवाब मांगता है वो लोग। पहला, व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स विल अफेक्ट द मार्केट साइज ऑफ द इंडस्ट्री। दूसरा, व्हाट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। भैया ट्रेंड्स, ये तो हमको याद आ रहा है, पढ़ाए थे इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, 4 वर्ड पढ़ाए थे, उसमें से एक ये था।
तो पहला सवाल, कौन सा डेमोग्राफिक फैशन है जो मार्केट साइज को अफेक्ट करेगा, और दूसरा सवाल, कौन सा डेमोग्राफिक फैशन है जिससे मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या थ्रेट मिल रहा है। पॉपुलेशन का साइज देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचने का कोशिश कर रहे हैं, मानो धनबाद में हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या 1.5 लाख का एयर कंडीशनर। तो यहाँ तुम पॉपुलेशन का साइज तो बहुत ज्यादा है, बट इनकम है क्या उतना नहीं भैया। तो कैसे बिकेगा, ये सब उस जगह में बिकेगा जहां बहुत ज्यादा इनकम का लोग बहुत ज्यादा रहता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पॉश इलाका हो, अगर तुम जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, पुणे, बैंगलोर, ये सब जगह में ये सब फैसिलिटीज लेके जाएगा तो वो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनका इनकम जो है वहां पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ बात कर रहे, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे जो बिजनेस को इफेक्ट करता है। पहला, पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट का मतलब डेली एक देश में कितने बच्चे जन्म लेते, और डेथ रेट का मतलब डेली एक देश में कितने लोग मर रहे हैं। बर्थ रेट एक शहर का भी हो सकता है, बिहार का फॉर एग्जांपल पटना का बर्थ रेट क्या है, धनबाद का बर्थ रेट क्या है, ठीक है, दिल्ली का डेथ रेट क्या है। मतलब पॉपुलेशन, ये जो बर्थ रेट डेथ रेट है, ये पूरा नेशन का नहीं होता है, ये हम लोग इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, किसी एरिया का, स्टेट का, 2-4 स्टेट का एक साथ, पूरा देश का। हम लोग का बिजनेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अरे हम धनबाद में बिजनेस कर रहे हैं, हम क्या दिल्ली का डेथ रेट देखने जाएंगे, नहीं। ठीक है भैया। दूसरा बात, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन बढ़ा की घटा कैसे पता चलता है। बर्थ रेट है 100 बच्चा का, डेथ रेट है 80 लोगों का, टोटल 20 बच्चा एक्स्ट्रा जन्म लिया भैया, बढ़ गए। 100 बच्चा जन्म लिया आज, और आज 80 लोग गुजर गए, तो देखा जाए मेरा इस दुनिया में 20 लोग नया आया है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। चलो थोड़ा कंडीशन चेंज करते हैं, जैसा कंडीशन अभी चल रहा है, 1122 डेथ हुआ मानो, ठीक है, और जो बर्थ रेट है वो मात्र 900 है। यहाँ क्या हो रहा है भैया, यहाँ तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, बर्थ रेट इज स्मॉलर देन डेथ रेट, यहाँ तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज जो है ना, कंपनीज को ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी होता है ट्रैक करना। तीसरा, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या असर पड़ रहा है। अभी ये जो नए, मानो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। जगह कम पड़ रहा है, रहने के लिए जगह कम पड़ रहा है, खाने के लिए खाना कम पड़ रहा है, सब चीज का कमी हो रहा है। क्यों, वो सब नेचुरल है ना, मैन मेड तो चलो हम और बना लेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज और कहाँ से लाएंगे, फूड सप्लाईज और कहाँ से लाएंगे। अब तुम ही सोचो, कोई मानो जॉनसन एंड जॉनसन, सब नाम सुना है, वो बेबी प्रोडक्ट में डील करता है स्पेशली, तो वो क्या देखता होगा, इंडिया का बर्थ रेट क्या है। फिर जॉनसन एंड जॉनसन देखा कि हम ये लोग में तो डील करते हैं बेबीज में, हम ओल्ड एज प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ओल्ड एज में भी जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, हम उनके लिए भी बना सकते हैं। तो वो एक नया पोर्टफोलियो खोले, जिसका पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का बात समझो, लोग एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, लोग गांव छोड़कर शहर आते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है गांव और शहर पे, ये भी तुमको जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई मानो ऐसा प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल यू डील इन पेट्रोल सर्विसेज, तुम्हारा पेट्रोल पंप का काम, और तुम्हारा पेट्रोल पंप जो है वो एक गांव में, अभी गांव में कितना ही गाड़ी चलता होगा, उसमें भी लोग अगर अपना गांव छोड़ के बाहर जाएंगे तो तुम्हारा पेट्रोल पंप तो बंद होने वाला होगा ना। यू हैव टू टेक मेक सम स्ट्रैटेजी कि इस थ्रेट से कैसे लड़े। तो ये काम होता है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का। कुछ इश्यूज हैं जो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखते हैं, जैसे कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंपनीज लोकेशन, गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि नहीं कंपनी के लोकेशन। तुम लोग को पता होगा टाटा नैनो के बारे में, टाटा नैनो पहले बंगाल में खुलने वाला था, बट वहां पे दीदी उसको परमिशन नहीं दी, तो फिर वो गुजरात में खुला। गवर्नमेंट का सपोर्ट था तब ना गुजरात में खुला, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला तब ना बंगाल में नहीं खुला। तो ये सब भी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में मैटर करता है।
क्यों नहीं खुला था बंगाल में? वहां के लोगों को ये बोल के भड़काया गया था कि आपका जमीन छीना जा रहा है। ठीक है, ओके। सेकंड, कंपनीज में हैव टू कंसीडर रीलोकेशन और इफ पॉपुलेशन शिफ्ट, अगर पॉपुलेशन बदल रहा है तो तुम अपना पेट्रोल पंप भी बदलो। अरे ये गांव में जब गाड़ी बचेगा ही नहीं तो तुम यहाँ रख के पेट्रोल पंप क्या काम करेगा? तुम दूसरा गांव जाओ, दूसरा शहर जाओ, दैट्स इट। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग एट होम एंड कम्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंफॉर्मेशन हाईवे हैव आल्सो स्टार्टेड इन इंडिया। ये बुक थोड़ा पुराना है, अभी यही चल रहा है इंडिया में, स्टार्ट किया, यही एक उपाय बचा है। तो ये भी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का बात है। ठीक है, ओके। अभी इसके बेसिस पे ना तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू हुआ, मेरा एक फ्रेंड है वो सीए क्लियर किया, उसका इंटरव्यू हुआ तो उसको मिला जॉब डेलॉइट। ठीक है, अभी सबका मन में आएगा भैया पैकेज क्या मिला? तो उसका सीपीटी एक बार में निकला, उसका आईपीसीसी एक बार में निकला, उसका दोनों ग्रुप फाइनल, दोनों ग्रुप एक बार में निकला। उसको सैलरी मिला है स्टार्टिंग 8.5 लाख, बाकी बोनस वगैरह सब अलग मिलेगा। 8-8.5 लाख साल का हाथ हाथ में उसका आएगा। अभी वो यहीं पे है, धनबाद में रह रहा है, कोई खर्चा नहीं है। जस्ट इमेजिन 8.5 लाख रुपया मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सीन पलट गया। बैंगलोर के कंपनी में उसको जॉब मिला है लेकिन वो धनबाद से बैठे बैठे काम करता है। राइट, हाँ भैया, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन का तो सीन पलट गया। अब बात करते हैं एथनिक मिक्स के बारे में। देखो, एथनिक मतलब कल्चर, ट्रेडिशन, इसका भी मिक्स है। ऐसा कभी भी हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग एक साथ ही हैं खाली, उसमें और कोई नहीं है, नहीं भैया। अब धनबाद देखे तो क्या धनबाद में एक ही धर्म के लोग हैं? नहीं भैया, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो हम लोग को 4 सवाल पूछना। पहला, व्हाट डू चेंजेस इन द एथनिक मिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इम्प्लाई फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन एंड डिलीवरी? ये सवाल है कि ये जो एथनिक मिक्स है, ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, मेरे को क्या अपने सर्विस और प्रोडक्ट में चेंजेस करना है? इसका डिजाइन में चेंजेस करना है? इसका डिलीवरी में चेंजेस करना है? भैया थोड़ा और क्लियरली बताइए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू कुक नॉन वेज फूड्स। ठीक है, तुम्हारा काम जैसे केएफसी का है ना, चिकन में डील करता है, तुम लोग भी एक दुकान खोला जो चिकन में डील करता है। अभी तुम पूछेगा कि मेरे एरिया का, मेरे डेमोग्राफिक रीजन का कैरेक्टरिस्टिक में, मेरा वर्ड को ध्यान से सुनो, मेरे डेमोग्राफिक रीजन का कैरेक्टरिस्टिक में एथनिक मिक्स कैसा है? मेरे डेमोग्राफिक रीजन का कैरेक्टरिस्टिक में एथनिक मिक्स कैसा है? सिंपली हिंदी में क्या पूछ रहा है पता है? कि भाई यहाँ पे कौन सा धर्म का लोग ज्यादा है? जवाब आया मुस्लिम। अब तुम सोचो, मुस्लिम्स अगर नॉनवेज प्रेफर करेंगे, देखो 2 टाइप का नॉनवेज होता है, एक होता है झटका, एक होता है हलाल। दे प्रेफर हलाल हलाल। तो तुम वहां पे झटका नॉनवेज बेचेगा तो क्या वो बिकेगा? नहीं भैया। तो ये उनके कल्चर को देख के तुमको जज करना होगा कि ओके, हम यहाँ पे दुकान खोल रहे हैं तो मेरे को हलाल जो जो भी एनिमल है उसको हलाल करके ही बेचना होगा, तभी ये लोग खाएंगे। ठीक है, तो ये तुम दिमाग में पहला बात लाया। दूसरा, विल न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस बी डिमांडेड और कैन एग्जिस्टिंग वन बी वंस बी मॉडिफाइड? अभी होता है कि क्या कोई नया प्रोडक्ट डिमांड होगा? जैसे कि नवरात्रि आया, नवरात्रि में गरबा वगैरह होता है, तो जो लोग क्लोथ्स में डील करते हैं वो लोग क्या करेंगे भैया? वो लोग घाघरा चोली वगैरह सब खरीद के ला के रखेंगे कि भाई इसका तो सेल होने वाला है। ईद आएगा, वो लोग क्या करेंगे भैया? वो लोग उनका जो क्लोथिंग होता है वो खरीद के रख लेंगे कि इसका सेल होने वाला है। ठीक है, तो वो कल्चर के बेसिस पे अपना सेल बढ़ाते घटाते। तीसरा, आर द मैनेजर्स प्रिपेयर टू मैनेज अ मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स? अभी इंडिया में कितना होता है, तुम हिंदू, हम मुस्लिम, तुम सिख, हम ईसाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट देखना कोई भी कॉरपोरेशन वाला कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉरपोरेशन में क्या सिखाया जाता है कि तुम जिसके साथ काम कर रहा है वो इंडियन है। तुम कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मली, मतलब मानो 2 कलीग बात कर रहा है, 2 एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी धर्म को नीचे दिखा दे, बट कभी इंटरव्यू में तुम किसी धर्म को नीचे नहीं दिखा सकता। वहां पे ये लोग बोलता है कि कल्चरली डाइवर्स है मेरा वर्कफोर्स, मेरे वर्कफोर्स में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ठीक है, सिख्स भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैनिज्म, सब है मेरे वर्कफोर्स में। क्या आप काम करने में कंफर्टेबल हैं? ठीक है। और चौथा, हाउ कैन द कंपनी पोजीशन इटसेल्फ टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज वर्कफोर्स हेट्रोजेनिटी? अभी ना कोई भी कंपनी होता है ना, वो कभी पेसिमिस्टिक नहीं होता है, वो बुरा नहीं सोचता फ्यूचर को लेके, वो सोचता अच्छा करके दिखाएंगे।
तो वो सोचता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि यार इतने लोग इसमें लड़ाई होगा तो क्या करेंगे। वो सोचता है ओके मेरे पास 3 मुस्लिम आदमी है, 2 हिंदू आदमी है, 3 सिख आदमी है, एक काम करते हैं, ईद आ रहा है, हम मेरे मुस्लिम वर्कफोर्स से पूछते हैं कि वो लोग को ईद में क्या प्रेफरेंस होता है। हम उनसे बात किए, हम फायदा उठा रहे हैं उनका मुस्लिम होने का हम फायदा उठा रहे कि भाई आपके रिलीजन में ऐसे ऐसे क्या होता है। तो वो लोग अपना कुछ कुछ बताया जिससे हम लोग को एक प्रोडक्ट का आइडिया आया। एक बंदा का अपना कल्चर को अच्छा से जानना विल बी हेल्पफुल फॉर मी। उनसे हम पूछेंगे क्या होता है तुम्हारा त्योहार में, वो बताएगा, बाकी लोग भी सुनेगा, आइडिया आएगा, आइडिया आएगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, बिकेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी तुम लोग एकदम कॉमन सेंस वाला बात, ठीक है, ये रियलिटी बाइट बाद में दिया है, ये पहले होना चाहिए था। देखो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जब मॉल्स में जाएगा कभी भी, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, वहां तुम लोग को शैम्पू खरीदना है। क्या शैम्पू सैशे में होता है 2-2 3-3 रुपया का? नहीं भैया, वहां पे तो बड़े बड़े बॉटल्स में होता है। ओके, अच्छा तुमको शैम्पू खरीदना है तो अपने घर के बाहर गए, पास में जो जनरल स्टोर है वहां पे जाके खरीद, वहां तो शैम्पू सैशे में मिल जाता है ना। हाँ भैया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया वो फोकस कर रहा है, बेचने वाला जान रहा है कि कोई मॉल में आ रहा है तो वो पूरा डब्बा लेगा, वो 1-2 पैकेट क्यों लेगा। और कोई अपना घर से निकल रहा है तो उसको हो सकता है तुरंत शैम्पू की जरूरत हो, इसीलिए वो बोले भाई एक शैम्पू दे, शैम्पू करे काम पे निकले। ये सोच था, ये सोच। अब सोचो तुम, इसको हम डिवाइड करें मॉल में और बगल वाला जनरल स्टोर में। मॉल वाला क्या कॉन्सेप्ट है भैया? अर्बन एरिया, कभी कोई गांव देहात में मॉल होता है क्या? नहीं। और ये जो कॉन्सेप्ट है जनरल स्टोर, ये रूरल एरिया का है, गांव देहात में नॉर्मल जनरल स्टोर होता है। अभी बात समझो, कोई नॉर्मल इंसान अगर होगा जिसको ज्यादा इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, वो प्रेफर करेगा कि भाई हम साशे खरीदें। हम डेली डेली शैम्पू करते नहीं है, हफ्ता में 3 बार करते हैं, 9 रुपया लगेगा। बट कोई जो अर्बनाइज्ड एरिया में होगा वो क्या सोचेगा, भाई मेरा बाथरूम में एक बड़ा सा खरीद के रख देते हैं, कौन बार बार निकल के लाएगा बाहर दुकान से, एक बार में खरीद के रख देते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट थॉट एंड मनी विच दे हैव। ये बात बताना चाह रहा है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, एथनिक मिक्स का मतलब होता है भैया धर्म कैसा है मेरे एरिया के पॉपुलेशन का। 4 सवाल पूछते हैं। पहला कि मेरा एरिया का जो पॉपुलेशन है उसका धर्म ज्यादा, मतलब ज्यादा धर्म मेजोरिटी किसका है, और हमको प्रोडक्ट कैसा बनाना है। दूसरा सवाल पूछते हैं क्या हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं धर्म के अकॉर्डिंग। तीसरा सवाल, मेरे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी अलग अलग धर्म है, हम कैसे मैनेज करेंगे। चौथा सवाल, मेरे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, हमको इस बात का फायदा कैसे उठाना है। इज दिस एथनिक मिक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यो करो, ये एथनिक मिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड। अब बात करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ऊपर एग्जांपल दिए थे ना, शैम्पू का बॉटल और शैम्पू का छोटा छोटा पाउच। क्या कॉन्सेप्ट आया था भैया, खर्चा करने के लिए किसके पास ज्यादा पैसा है। मेरे पास 10-20 रुपया है, हमको अभी शैम्पू करना है, हम साशे खरीदेंगे। मेरे पास है 500-600 रुपया, हम सोचे डेली बाहर निकल के शैम्पू खरीदते हैं, इससे अच्छा बॉटल खरीद लें। सिंपली भैया मेरे हाथ में कितना पैसा। ये एक लौता फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। तुम मानो सीसीडी खोल रहा है, कैफे कॉफी डे। अरे भाई कैफे कॉफी डे तुम कहाँ खोलोगे? किसी गांव देहात में ऐसे एरिया में खोलोगे जहां पे लोग के पास खाने तक का पैसा नहीं, या फिर ऐसे एरिया में खोलोगे जहां पे लोगों के पास उड़ाने के लिए पैसा है? भैया ऑब्वियसली ऐसा जगह पे जहाँ पे लोग पैसा उड़ाते हैं। और पैसा कहाँ उड़ाया जाता है? अर्बन एरिया में। रूरल एरिया मतलब थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, अर्बन एरिया मतलब एडवांस्ड एरिया है। वहां शो ऑफ का मतलब है सीसीडी जाके फोटो खींचना है, बस ऐश करना है वो लोग। जबकि रूरल एरिया में ये सब चीज का कोई क्रेज नहीं है। तुम सीसीडी खोल देगा, 250 का कॉफी बेचेगा, वो बाहर मस्त 5 रुपए का चाय पी रहा होगा। इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखना जरूरी है। मेरा जो पॉपुलेशन है उसका परचेजिंग पावर क्या है,
वो कितना रुपया का सामान खरीदने के लिए तैयार है ये देखना जरूरी है। वो कितना खर्च करने के लिए तैयार है अपने इनकम से ये देखना जरूरी है। वो कितना सेव करता है अपना इनकम ये देखना जरूरी है। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड है इंडिया में खुल रहे हैं, लेकिन तुम खुद बताओ कितना लग्जरी ब्रांड्स है जो धनबाद जैसे जगह में। धनबाद को ना सेमी अर्बन बोलते हैं हम लोग, रूरल भी नहीं है अर्बन भी नहीं है, सेमी अर्बन है। तो भैया धनबाद में कुछ बड़ा शोरूम खुल गया, किया खुल गया, आपका टोयोटा खुल गया, ठीक है, रेनॉल्ट खुल गया, लेकिन क्या यहाँ पे फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयस है? नहीं है। क्यों? ये सेमी अर्बन है ना। यही तुम कोलकाता चल जाओ, सबसे क्लोज हम लोग का कोलकाता है, ठीक है। कोलकाता में सारा चीज मिलेगा तुमको, पॉर्श मिलेगा, ठीक है, सब चीज मिलेगा, सब चीज का शोरूम मिलेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा है वो लोग, और वहां पे बैठा हुआ जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखा है ना, वो भी एक दिन ये चैप्टर पढ़ा था और ये पॉइंट पढ़ा था। और कल को तुम लोग भी ये बड़े बड़े कंपनीज में जाएगा, नया जगह में जब खोलेगा, तुम भी ये फैक्टर का इस्तेमाल करेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, एक बार हम लोग सारा फैक्टर देखते हैं। डेमोग्राफिक को लेके भैया हम लोग कुछ पॉइंट सीखे, पॉपुलेशन साइज के बारे में, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एथनिक मिक्स के बारे में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डेमोग्राफिक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, nature and direction of the economy in which a company competes or may compete. Simply, इकोनॉमी का क्या हाल चाल है, तुम कैसे compete कर रहा है। देखो हर कोई 5 चीज के लिए compete करता है। 5M, मैन, मनी, मटीरियल, मशीन, लिखा हुआ है, तुम लोग को लिखना नहीं है, मेथड। ये 5 चीज के लिए, ठीक है। ये सब इनपुट भी है, यही सब प्रोसेस होके हम आउटपुट बनाते हैं। तो इनका खर्च क्या है, इनका क्वालिटी कैसा है, इनका अवेलेबिलिटी क्या है, कितने लोग हैं, मतलब कितना ये पांचों एलिमेंट है मेरे पास, इनका सप्लाई कैसा, ये डिपेंड करता है मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए। चलो जरा और बेहतर तरीके से बताएं। हम लोग मोमोज का ठेला खोले थे, लेकिन आज हम लोग का बिजनेस जोर शोर से चल रहा है। बट एट द सेम टाइम देखो, हम लोग के पास, हम लोग गरीब लोग नहीं है, हम लोग के पास मनी भरपूर है। मनी है तो मटेरियल खरीद लेंगे, मशीन का कमी है नहीं भैया, मेथड है तभी तो ठेला से इतना ऊपर पहुंचे। लेकिन हम लोग के पास मैन का कमी पड़ गया भैया। एग्जाम्पल है, मानो सिर्फ मैन का कमी पड़ गया, तो क्या हम लोग बिना लोगों का, बिना आदमी के सपोर्ट का मोमोज बना के बेच सकते हैं मार्केट में? नहीं भैया, वहां पे काउंटर में आदमी चाहिए होगा, सर्विस करने के लिए आदमी चाहिए होगा, मोमोज बनाने के लिए आदमी चाहिए होगा, साफ सफाई के लिए आदमी चाहिए होगा, एडवर्टीजमेंट के लिए आदमी चाहिए होगा। आदमी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये पांचों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, हम खाली एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग के पास मैन नहीं। जब ऐसा कुछ होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं यार हम लोग का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से थ्रेट आ रहा है। फील करो, डर लग रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देख के कि यार ये 5 चीज तो है मार्केट में, लेकिन मेरे पास मैन नहीं है, हमको मैन पे फोकस करना होगा, ये मेरा थ्रेट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बताता है एक मार्केट का स्ट्रेंथ और साइज के बारे में, एक मार्केट कितना बड़ा है और कितना मजबूत है, परचेजिंग पावर क्या है लोगों का, वहां का इनकम। अब जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल धनबाद, तो मॉडरेट है, ठीक ठाक इनकम, ठीक ठाक प्राइस है हर चीज का, सेविंग्स ठीक ठाक है, मनी का सर्कुलेशन चलो बहुत ज्यादा है धनबाद में, उधार उतना लोग लेते नहीं है और उधार उतना लोग देते भी नहीं, सब एवरेज है। तो यहाँ का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एवरेज चल रहा है भाई। यहाँ पे कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करके कोई फायदा नहीं है, जो आम इंसान मिडिल क्लास फैमिली यूज करता है यहाँ पे वही ज्यादा बिकेगा, ठीक है। ये देख के हम लोग सीखते क्या क्या, इनकम, प्राइस, सेविंग, सर्कुलेशन ऑफ मनी, डेट, क्रेडिट, ये चीज यहाँ पे जरूरी है। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं? हाँ भैया। इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, ये सब पढ़े हैं? हाँ भैया। वहीं पे से ये कॉन्सेप्ट आया है, इनकम क्या कमाई है, प्राइसेस क्या दाम है, सेविंग्स कितना बचा रहा है, मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है,
कितना उधार दिया हुआ है, कितना लिया हुआ है, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर होता है। ठीक है, ये सब तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन को ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। ओके, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझना है और समझना इसको है जरूरी। ठीक है, ओके। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप का होता है। पहला टाइप कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो। जितने भी प्राइवेट ओनरशिप लोग हैं, रिलायंस यानी कि अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, ये सब बड़ा बड़ा पैसा बिजनेसमैन लोग हैं। सबका अपना बड़ा बड़ा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकार को नहीं बेचा अपना कंपनी अभी तक। तो ये जो प्राइवेट ओनरशिप है, अगर किसी कंट्री में ये ज्यादा होने लगे, किसी एरिया में ये ज्यादा होने लगे, बोलेंगे कैपिटलिस्टिक मार्केट है। मेरा बात को फिर से समझो। अभी हम लोग का देश में आधा से ज्यादा चीज कौन चला रहा है भैया? अभी हम लोग का देश में आधा से ज्यादा चीज चला रहे हैं मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी कौन है भैया? मोदी जी सरकार है अभी फिलहाल के। ठीक है, ओके, यहां तक तुम्हारा बात हमको समझ में आया। हम क्या बोले? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब कौन है? ये सब सरकार है क्या? नहीं भैया, ये लोग तो प्राइवेट लोग हैं। अपना बस मेहनत से, अपना या स्किल से ये लोग इतना ऊपर पहुंचे। ओके, ठीक है। अगर मानो देश को मोदी जी ना चलाएं, ये लोग चलाने लगे, तो क्या दाम सेट होगा इकोनॉमी में? क्या डिमांड सप्लाई का रूल होगा इकोनॉमी में? क्या चीज पे कितना टैक्स लगेगा इकोनॉमी में? सारा बड़ा बड़ा डिसीजन ये लोग लेने लगे तो मोदी जी रहेंगे खाली नाम का। इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहा होगा ये लोग, तो क्या करेंगे? अच्छा भैया, कब कर सकता है? मानो रेलवे ये लोग का हाथ में आ गया, मानो टेलीफोन, एक एक इंडस्ट्री ये लोग का हाथ में, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब ये लोग का हाथ में, मोदी जी का सिर्फ नाम है, सब प्राइवेट कंपनीज हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कैपिटलिस्ट मार्केट हो गया है। कैपिटलिज्म जब प्राइवेट ओनरशिप आ जाए। ठीक है, प्रोडक्शन इंडिविजुअल कर रहा है, डिसीजंस यही लोग ले रहा है, मार्केट में कैसे क्या होगा सब ये लोग देख रहा है, गुड्स कहाँ आएगा जाएगा सब ये बड़ा बड़ा आदमी लोग देख रहा है। यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई है वो फ्रीली ऑपरेट हो रहा है। अभी क्या फ्रीली ऑपरेट हो रहा है? नहीं भैया। जब सरकार देखता है कि पेट्रोल का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, दाम बढ़ा देता है, टैक्स लगा देता है। जब सरकार देखता है कि लॉकडाउन लग रहा है, मेरे को पैसे का जरूरत है, अल्कोहल पे टैक्स बढ़ा देगा, तो भैया यहाँ पे तो फ्री नहीं है लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई। तो हम लोग का क्या इंडिया कैपिटलिस्टिक है? नहीं भैया, कैपिटलिस्टिक नहीं। दुनिया का कौन सा देश कैपिटलिस्ट है? यूएस। यूएसए। यहाँ पे बिजनेस ना फ्रीली ऑपरेट कर। ठीक है, जो कस्टमर से मन करेगा चार्ज करेंगे। अरे एप्पल 1.5 लाख रुपया चार्ज करता है, एक कैमरा बढ़ाया 1 लाख बढ़ा देगा, ऐसे करता है वो लोग काम। तो क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? नहीं, ये वही सब जगह पे पॉसिबल है बस। क्यों? वहां पे कोई रूल वैसा नहीं है ना, सरकार के हाथ में वो पावर नहीं है, सारा पावर तो प्राइवेट ओनरशिप लोग लेके रखा है। अब बात करते हैं, अभी हम लोग बात की कैपिटलिज्म का, बात करते हैं सोशलिज्म का। यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जहाँ पे सारा पावर स्टेट के हाथ में, रिसोर्स एलोकेशन, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कितना कंज्यूम करेगा, किसको कितना इनकम मिलेगा, सारा चीज यही लोग देखता है। अब इनका क्या कहना है कि बिजनेस करो ना। अरे ये लोग को बोल रहा है, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, तुम लोग बिजनेस करो, तुमको अपन नहीं रोकेंगे। मोदी जी बोल रहे हम नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम लोग कितना बिजनेस करेगा ये मेरा डिसीजन है, तुम लोग कितना पैसा लगाएगा ये मेरा डिसीजन है, मार्केट में कितना अमाउंट का माल छोड़ेगा ये भी मेरा डिसीजन है, सब हम देखेंगे। रोक सकता है तो रोक के दिखाओ। तानाशाही। इंडिया में ऐसा होता है क्या? नहीं भैया, ऐसा भी नहीं होता है। इतना ज्यादा कंट्रोल तो मोदी जी नहीं रखते। कहाँ होता है? चाइना में। चाइना का जो मार्केट है वो सोशलिस्टिक, जो चाइना का वो चिंग चांगचू जो भी है वो बोलता है वही होता है। उसी तरीके से कोरिया, नॉर्थ कोरिया,
वहां पे भी डिक्टेटरशिप है, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप चल रहा है। जो वो लोग बोलेगा वो होगा, जो वहां का तानाशाह बोल दिया वो होगा। इंडिया ना कैपिटलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे सारा पावर प्राइवेट को नहीं दिया, ना सोशलिस्टिक है, सारा पावर सरकार को नहीं दिया। इंडिया क्या है? इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे दोनों का, कैपिटलिस्टिक का भी कुछ कुछ फीचर है, मिक्स्ड इकोनॉमी का भी कुछ कुछ फीचर है, ठीक है। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है हम अंडरलाइन कर रहे हैं, स्टेट अंडरलाइन कर लो भाई, हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? दोनों का भैया, दोनों का, सोशलिस्टिक प्लस कैपिटलिस्टिक को बोलते हैं मिक्स्ड। बोलता है प्राइवेट भी काम करो, पब्लिक भी काम करो, मिल के काम करो यार, ठीक है। जो बड़ा बड़ा डिसीजन है मिल कर लो, सही डिसीजन लो। एक जन डिसीजन ले ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है डिसीजन सही हो। 4 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रूल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हम लोग पूरा। गवर्नमेंट का हाथ में 4 मेन पावर दे दिया। यहाँ पे क्या था सोशलिस्टिक में? सारा पावर गवर्नमेंट का, सारा पावर गवर्नमेंट का। यहाँ पे क्या था? सारा पावर प्राइवेट का। लेकिन यहाँ पे क्या है? सारा नहीं, 4 पावर दिए हम गवर्नमेंट को, और बाकी हम लोगों के हाथ में रखे। कौन सा 4 पावर गवर्नमेंट को मिल रहा है समझो। पहला, रेगुलरिटी रोल, ठीक है। अगर मार्केट में कल को तस्करी होना शुरू हो गया, जैसे आज के टाइम पे वैक्सीन का तस्करी हो रहा है, वैक्सीन का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कुछ दवाई है फैबी फ्लू करके, रेमडेसिविर करके, ये सब का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, तो ये सबको हम रोक सकते हैं। अभी हम कैसे सरकार बोल रहे हैं कि ये जो फैबी फ्लू करके दवाई है इस पे ध्यान दो, ये जो ऑक्सीजन है ये हर दुकान में नहीं मिलेगा, इसको हम योग देंगे। ये सब रेगुलेशन का पावर इनके हाथ में दिया हुआ है, ताकि दाम ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, इनके हाथ में ये पावर है। दूसरा, प्रमोशनल रोल, प्रमोशन कर सकते हैं ये जरूरी चीज का, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा एड है जो गवर्नमेंट, जागो ग्राहक जागो, ये उनके द्वारा ही आया है कि यार ग्राहक बेवकूफ बन रहा है उसको बचाओ, प्रमोशनल रोल भी है। एंटरप्रेन्योर रोल, ये रोल जो है ना यहाँ पे स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेसमैन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए दिया गया है। अब पहले क्या था कि लोग ज्यादा स्टार्टअप नहीं करते थे बिजनेस का नाम पे, मतलब पहले क्या था, आए मतलब पहले क्या, अभी भी बहुत जन का वही माथा में, लोग सोचते हैं ना कि जो लोग बिजनेस करता है वो लोग नल्ला है, सिंपल वर्ड में बोले। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो लोग बोलते हैं कि हम अपना बेटी का हाथ कभी किसी बिजनेसमैन के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि वैसा इमेज बना हुआ है कि यार कोई कुछ नहीं कर सका तो बिजनेस किया। बट तुम सोचो, क्या ये बात है? अगर ये बात है तो क्या सरकार को पावर दे दिया? सरकार को सोचे यहाँ पे पावर देके रखा कि भैया जो बिजनेस करना चाह रहे हैं ना उनको आप संभालिए, आप मदद कीजिए उनका। इसीलिए ना सरकार नया नया स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, मेक इन इंडिया, ये एंटरप्रेन्योर रोल हुआ। और एक है प्लानिंग रोल, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन कैसे होता है इंडिया में? भैया बिल वगैरह पास होता है, मेजोरिटी पे होता है, गुड, वेरी गुड। कुछ क्रूशियल सेक्टर्स है जहाँ पे पूरा पूरी भाई गवर्नमेंट देखेगा, डिफेंस, भाई बंदूक तुम लोग मार्केट में नहीं बेच सकता, हम देखेंगे। एग्रीकल्चर, ये जो फार्म लॉ आ रहा है इतना माथा पची हो रहा है, आज तक लोग वहां पे बैठे हुए हैं, ये चीज, ये सारा गवर्नमेंट के हाथ। बाकी सब तुम लोग करो ना जो करना है, टेक्नोलॉजी जो कर सकता है करो, हाँ कुछ ऐसा मत करना जिससे इंसान को नुकसान हो। समझ में आ रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी में बैलेंस करके चलते हैं। अगेन अगेन अगेन, कैपिटलिस्टिक भैया प्राइवेट सेक्टर सब कुछ देख रहा है, यूएसए। सोशलिस्टिक भैया सरकार सब कुछ देख रहा है, चाइना। मिक्स्ड इकोनॉमी भैया मैक्सिमम चीज मिलजुल के हो रहा है, 4 चीज जो है वो सरकार के हाथ में है। पहला रेगुलरिटी रोल, दूसरा प्रमोशनल रोल, तीसरा एंटरप्रेन्योर रोल, चौथा प्लानिंग रोल। फटाफट चैट में बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ तुम लोग को? सर प्लानिंग रोल एक बार बताइए ना, आवाज कट रहा था। प्लानिंग रोल को अगर सिंपल वर्ड में बताएं, कोई भी चीज हम लोग 5 ईयर प्लान करते हैं, या फिर मानो हर साल तुम लोग बजट देखते हैं, वो प्लान है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, और ये पावर दिया हुआ है सरकार ने। अब वो बजट का हम लोग पे क्या असर होगा इस चीज को लेके डिबेट होता है, कोई बोलता है अच्छा है, कोई बोलता है बुरा है, ठीक है, तो वो प्लानिंग रोल का काम है।
वो पावर है सरकार के पास कि बजट बना के पेश कर सकते हैं। ये जो भी हम अंडरलाइन किए, हाईलाइट किए, तुम लोग जो भी लिखे हैं सब करना। प्रमोशनल रोल का मतलब है प्रमोशन करना कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड को लेके मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी करके ये स्लोगन रिलीज हुआ है, तो ये प्रमोशनल करने का पावर है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ऐड दिखा सकता है, गवर्नमेंट को उस ऐड का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रमोशनल रोल है। अच्छा मानो कोई स्टार्टअप है जिसको प्रमोट करना है, जिसको और बेहतर कर सकते हैं, जिसमें पोटेंशियल दिखता है, गवर्नमेंट करेगा उसको, ये पावर उसके पास है। गुड। 100 बात का एक बात भैया, आज हम लोग को फील हुआ कि हम लोग लकी हैं कि हम लोग इंडिया में जन्म लिए। यूएसए में लेते तो प्राइवेट ओनरशिप सब कुछ दिखता, चाइना का तो छोड़ ही दो, हम लोग लकी हैं। इंडिया में लिए, हम लोग के पास तो बहुत फ्रीडम है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। भैया इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है? वो इकोनॉमिक फैक्टर जिनका इन्फ्लुएंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब वो इकोनॉमिक फैक्टर जिनका इन्फ्लुएंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जैसे कि जीडीपी, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, मार्केट फॉर गुड, कितना जगह है गुड बेचने के लिए, कैपिटल का कितना अवेलेबिलिटी है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, अरे मेरे को कुछ अमेरिका में बेचना है तो भाई डॉलर वगैरह ये सब का औकात है कि नहीं मेरा अभी। अच्छा फॉरेन के साथ ट्रेड रिलेशन कैसा है, कैपिटल मार्केट यानी कि इक्विटी, डिवेंचर, ये सब किस रेट पे, क्या मतलब कितना ताकतवर है मेरा कैपिटल मार्केट, मेरा स्टॉक एक्सचेंज, इंटरेस्ट किस दर पे है, हम किसी को उधार दिए 500 रुपया, बदले में 700 मांग रहे हैं, वो थोड़ी उधार लेना चाहेगा। डिस्पोजेबल इनकम, कितना खर्च करने वाला पैसा है, कितने लोग बेरोजगार है, इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, ये सारा फैक्टर्स इकोनॉमिक कंडीशन बनाता है। ये सब बताता है कि इकोनॉमी का क्या हाल है, वो अच्छा है कि वो बुरा है, ठीक है। हम लोग देखो, हम लोग प्रोफेशनल है, ठीक है, हम लोग हेल्थ को लेके नहीं बोल सकते हैं कि सरकार अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, हम लोग हालात को देख के नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग इकोनॉमी को देख के बोल सकते हैं, हम लोग का पढ़ाई है वो चीज है। और हम लोग इकोनॉमी को अभी भी देख सकते हैं भैया, हम लोग को खुल के इंटरेस्ट रेट देखना है, डिस्पोजेबल इनकम, अभी इंडिया में बहुत बुरा हालत चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बात ही मत करो, इन्फ्लेशन, दाम तुम लोग देख ही रहे चीज का, पर कैपिटा इनकम, तुम लोग अपना इनकम देख लो, अभी क्या बहुत बुरा हालत चल रहा है, जीडीपी माइनस में था, अभी तो चलो रिकवर किया है, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लॉकडाउन हुआ पड़ा पूरा देश में, तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पुअर है अभी, ठीक है, बहुत बुरा हालत में हम लोग का इकोनॉमिक कंडीशन। और यही रीजन इज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो ये सब चीज जो है, ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अभी क्या होगा, क्या लगता है हम लोग खाली बिजनेस में काम करेंगे, खाली ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का काम करेंगे? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट पोजीशंस पे भी होते हैं। अभी जो ज्ञान वाला बात वहां पे खड़ा होके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी लोग बोलता है, तुमको क्या लगता है उन लोग को इतना ज्ञान होगा? नहीं, हम लोग जैसा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी उनको बताता है, लिख के देता है कि भैया ये है, उसको समझाता है, देखो इसलिए इंटरेस्ट रेट हाई है, तुमसे पूछेगा बताना, लिख के देता है सब चीज, और वो लोग खड़ा होता है, वो लोग के सामने लिखा रहता है, वो लोग देख के पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब काम है हम लोग का। इकोनॉमिक कंडीशन तो भैया अभी हम लोग समझ गए, इकोनॉमिक पॉलिसी आप बताइए क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम अलग अलग पॉलिसी आता है, ठीक है, हम लोग हर पॉलिसी को एक एक करके डील करेंगे। पहले डील करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब वो हर प्रिंसिपल, वो हर रूल, वो हर रेगुलेशन, वो हर प्रोसीजर जिसका इफेक्ट हो इंडस्ट्री के ऊपर, एवरी प्रिंसिपल, पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर जिसका इफेक्ट हो इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है, जो इंडस्ट्री को कंट्रोल करे, डायरेक्ट करे, डेवलपमेंट कैसा होगा ये बताए, ये समझना बहुत जरूरी है।
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। बात को समझो, नया इंडस्ट्री बनेगा, ठीक है, तभी ना और प्रोडक्ट बनेगा, तभी ना लोगों को जॉब मिलेगा, तभी ना हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो नया इंडस्ट्री बनना जरूरी है। एक सेकंड रुकना। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भैया हम समझे आप जो बताएं कि इंडस्ट्री बनना भी जरूरी है। आप हमको ये समझाइए इन्वेस्टमेंट का क्या लोचा है। अभी तुम सोचो तुमको एक इंडस्ट्री खोलना है, क्या लगता है 2-3 लाख में खुल जाएगा, 10 लाख में खुल जाएगा, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तेरे पास है क्या करोड़ रुपया? किसी के पास भी अभी करोड़ रुपया है? मेरे को जहां तक लगता है कि तुम लोग के पास नहीं होगा, ठीक है, अपना पापा मम्मी का नहीं, तुम लोग के पास नहीं है। तुम लोग को खोलना है, तुम लोग क्या करेगा? भैया हम लोग लोन लेंगे। तुम लोग जब लोन लेने जाएगा तुम क्या देखेगा? भैया हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है कि कम है। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो हम लोन लेंगे, ज्यादा होगा तो अभी नहीं। ये इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स किया? भैया बैंक। बैंक किसके बेसिस पे फिक्स किया? मानो आईसीआईसी बैंक से तुम पैसा लेने गया, वो किसके बेसिस पे फिक्स किया? आरबीआई। तो आखिरकार गेम कौन खेल रहा है? ऊपर से खेला जा रहा है ना। समझ में आ रहा है बात? बहुत लंबा पैटर्न है, इसको डिकोड करना होगा, इसको समझना होगा। हम लोग समझे भैया इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में कि वो हर प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर जो मेरा इंडस्ट्री को अफेक्ट करे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आता है। इसमें एक वर्ड पे आप ज्यादा स्ट्रेस दिया, इन्वेस्टमेंट, कि इंडस्ट्री बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट का जरूरत है और ये पॉलिसी उस इन्वेस्टमेंट पे नजर डालता है कि भाई हम ज्यादा इन्वेस्ट करने दे या कम इन्वेस्ट करने। ठीक है, अगला है फिस्कल पॉलिसी। सरकार द्वारा सेट किया हुआ टैक्स, सरकार द्वारा टैक्स सेट किया हुआ इंटरेस्ट रेट, सरकार पब्लिक पे कितना खर्चा कर रहा है, ये सब फिस्कल पॉलिसी। अभी इसका गेम सोचना तुम कैसे करता है ये लोग। सरकार जब हम बोले, गवर्नमेंट जब बोले, मोदी जी का नाम लेंगे ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ, ठीक है। मोदी जी देखे ऊपर बैठ के कि यार ये आदमी लोग के पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन लगा दिए, अब हम क्या करें। तो मोदी जी क्या किए, वो बोले मित्रों हम तुम लोग को 500 करोड़ रुपया दे रहे हैं, क्या तुम्हारे बैंक में आएगा? नहीं, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल को 500 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, सबको खाना मिलेगा, हम तुम लोग पे खर्चा कर रहे हैं। ये हुआ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी तुम समझो वो क्या देखे कि ये लोग भूखमरी से मर रहा है, तब वो खर्चा किए। अगर उल्टा हो, मोदी जी देखते हैं कि अरे ये लोग डेली पार्टी करने जा रहे हैं, इन लोग के पास लगता है ज्यादा पैसा आ गया है, चलो 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 टैक्स बढ़ाओ, तुमसे पैसा मांग रहे हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर में ये तुम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, टैक्सेशन में ये तुमसे पैसा मांग रहे हैं, और पब्लिक डेट में ये तुमको पैसा उधार दे रहे हैं। एसबीआई बैंक से ले लो, बैंक ऑफ इंडिया से ले लो, उधार ले लो। बिजनेस करना है, बच्चा का शादी करना है, कुछ भी करना है, इलाज कराना है, जाओ उधार ले लो, दे दे रहे हैं। मोदी जी के पास बहुत पैसा। ये सब आता है फिस्कल पॉलिसी में। जब फिस्कल पॉलिसी को वो लोग डिक्लेयर करता है, वो लोग पहले ही बताता है हम पब्लिक पे इतना रुपया तक खर्चा करेंगे, हम टैक्स इतना % पे इस आने वाला साल में चार्ज करेंगे, हम पब्लिक डेट में लोगों को इतना उधार देंगे ताकि वो लोग सामान खरीद बेच पाए। ये सब चीज अभी तुम सोचो पब्लिक के पास बहुत पैसा है, वो सरकार अपना फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक डेट गिरा देगा और टैक्स बढ़ा देगा। तेरे पास बहुत पैसा है ना, तो हम तेरे को और उधार क्यों दें? तेरे से हम टैक्स लेंगे, तुम अपना पैसा इधर रहा, चल कितना उड़ाएगा, ये बोलते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लियर है, फिस्कल पॉलिसी क्लियर है, सबको ये दोनों पॉलिसी क्लियर है तो पहले यो मैसेज करो। अगेन ये सब काफी टेक्निकल टर्म्स है, याद रखना है अच्छे से, घोल के पी लेना सबको एकदम। गुड। भैया मॉनिटरी पॉलिसी क्या हुआ? किसी भी बिजनेस को चलने के लिए चाहिए पैसा,
आज तुम ही सोचो, हम बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, मेरा बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का, हम 10 मोबाइल बेच दिए, लेकिन मेरे पास अभी इतना पैसा ही नहीं है कि हम और मोबाइल खरीद के बेच सकें। अरे ये है हम, ये है होलसेलर, ये है कस्टमर। हम 10 मोबाइल बेच दिए, लेकिन और मोबाइल खरीदने के लिए मेरे को चाहिए 3 लाख रुपए, पर ये मेरे पास नहीं है। मॉनिटरी पॉलिसी बोलता है सुन, तुम अपना बिजनेस से ना देश का भला कर रहा है। अब कैसे भला हो रहा है ये हम अभी नहीं बताएंगे, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, लेकिन तुम्हारा बिजनेस से देश का भला हो रहा है, तुम टैक्स भरेगा, सिंपल वर्ड में। तुम रुकेगा नहीं, तुम स्मूथली काम करेगा, रुकने का नहीं है। तुम मेरे यहाँ ना सीसी खुलवा लो, कैश क्रेडिट, पैसा का जरूरत हो निकाल लेना, बाद में दे देना, हमको कोई दिक्कत नहीं, माल बिक जाएगा, अपना प्रॉफिट रख के हमको पैसा दे देना। ये होता है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी क्यों होता है? ताकि बिजनेस को हम क्रेडिट दे सके, उधार दे सके, ट्रेड और इंडस्ट्री को बूस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ट्रेड हो, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करे। ये काम होता है मॉनिटरी पॉलिसी का देखने का। ठीक है भैया, अब आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे। ये जो पॉलिसी है ये एम करता है एट रेगुलेटिंग द इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन, मानो यूएसए में अभी बिल गेट्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, अलग अलग सेक्टर में, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मदद ले रहे हैं, ये सब ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में डिसाइड हुआ। ये सब बैठ के बात किया है सरकार का आदमी लोग कि भाई हम लोग को फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट लेना है, अपना इंडिया के पास उतना पैसा है भी नहीं, और फॉरेन जब इन्वेस्टमेंट इंडिया में करके रखेगा तो इंडिया से दोस्ती बना के रखेगा, क्योंकि पैसा भी तो उन लोग को वापस चाहिए। पहले लड़ लेगा तो हम लोग देंगे नहीं, वो लोग जानता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसके बारे में भी बात होता है। इंडिया भी बहुत सारे कंट्री में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। लास्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसको प्यार से बोलते हैं एग्जिम पॉलिसी। चलो तुम लोग को मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ भैया। हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि मोदी जी यहाँ वैक्सीन भेज रहे हैं, यहाँ वैक्सीन भेज रहे हैं, वहां वैक्सीन भेज रहे हैं, पूरा दुनिया में वैक्सीन भेज रहे हैं, और फिर हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि इंडिया में वैक्सीन का शॉर्टेज है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? अगर ये दिमाग वाला आदमी होते, इनके पास बुद्धि होता, तो ये इंडिया में वैक्सीन रखते अपने पास, बचता तो भेजते, ये पहले ही भेजना क्यों शुरू कर दिए? इसका रीजन है, इसके पीछे रीजन है कोवैक्स। इसके बारे में तुम लोग सर्च कर सकते हैं। कोवैक्स ना एक एग्रीमेंट है जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में हुआ कि भैया हम लोग सबको ही पैसा मिलाएंगे, ठीक है। बिल गेट्स भी इसमें पैसा डाले, बहुत पैसा डाले, सबको ही पैसा मिलाएंगे और सबको ही एक दूसरे का मदद करेंगे, सबको ही, वो हर छोटा देश का मदद करेंगे जो इसको कोरोना वायरस के कारण खत्म हो सकता है। ये महामारी है, महामारी के कारण कोई भी देश खत्म हो सकता है। तो ये लोग कोवैक्स करके एक पॉलिसी बनाया है। अभी क्या हुआ, मोदी जी, हम लोग के यहाँ 2 ये बना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, दोनों काफी कारगर वैक्सीन है। तो अब हम लोग का एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को ये वैक्सीन वो देश में एक्सपोर्ट करना होगा जहां पे वैक्सीन अभी तक बना ही नहीं, जहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, गरीबी है, वो लोग को हम लोग वैक्सीन देना शुरू करते हैं। ये पॉलिसी है, ये रूल है, इससे पीछे नहीं हट सकते, ये सरकार साइन किया है। इट एम्स एट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होना उतना इंडिया के लिए अच्छा है भाई, ये चीज दिमाग में डाल लो। हाँ, प्रोवाइडेड इंडिया के पास भी वो चीज होना चाहिए। अभी इंडिया के पास खुद नहीं है, इंडिया फिर भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चिंता का बात है। इस पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट अनाउंस करता है क्या ड्यूटी लगेगा, क्या टैक्स लेंगे, ठीक है। अभी ये लोग क्या कर रहा है समझो, ये लोग इंपोर्ट में चाइना का माल इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, ठीक है, बंद नहीं कर सकते भाई। जो नॉर्मल सीएफएल तुम 80 रुपए में खरीद रहा है, उसका दाम 600-700 रुपया हो जाएगा अगर इंडिया में बना के बेचने लगेंगे। चाइना इस इतने सस्ते रेट पे दे रहा है। जो सीएफएल हम लोग मानो 100 रुपया में लेते हैं ना, वो बनता असल में इंडिया में आता घुसता है 50 रुपया। ये एक्स्ट्रा 50 रुपया ना कस्टम ड्यूटी लगा देता सरकार। कस्टम ड्यूटी क्यों भैया? सरकार बेकार में पैसा क्यों कमा रहा है? ताकि तुम ज्यादा चाइना प्रोडक्ट यूज ना करो, प्रोडक्ट महंगा हो, तुम डिमांड कम रखो। कभी कभी होता है चाइना से लड़ाई हो गया, चाइना प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा। देखना मोबाइल का दाम बढ़ रहा है,
लैपटॉप्स का दाम बढ़ रहा है, जो चाइना में सामान बनता है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का दाम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया वो लोग जो ड्यूटी है उसको इंक्रीज कर दिया है, और एक्सपोर्ट में क्या करेगा, कम से कम रखेगा। जितना बैरियर कंट्रोल एक्सपोर्ट में तो एकदम कम रखेगा कि भाई जितना जल्दी हो माल बाहर भेजो। अब इसका बात समझो, ये मानो हम लोग का देश है, थोड़ा हो सकता है देश बनाने में हम आजू बाजू का चाइना वाइना भी डाल दें, माइंड मत करना, बात पे ध्यान देना। भैया इंपोर्ट में आप बोले ज्यादा ड्यूटी लगाओ, ज्यादा से ज्यादा बैरियर लगाओ ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बने। एक्सपोर्ट में आप बोल रहे हैं सारा बैरियर हटा दो, सारा बैरियर हटा दो। क्यों? मानो इंडिया जो है वो श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका इंडिया के ऊपर पूरा पूरी निर्भर होगी। अब कल को श्रीलंका और इंडिया में मतभेद होगा, श्रीलंका के अंदर ताकत होगा लड़ने का, वो क्या बोलेगा, अरे भाई हम लड़ तो ले, लेकिन वहां से मेरा ये सामान आ रहा है, उससे लड़ेंगे तो कौन देगा। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे इंडिया चाइना का वही हालत है। चाइना क्या करता है, ऐसे छू के भाग आता है वापस, हम लोग का लैंड में घुसा, फिर हम लोग बोलते हैं चाइना क्या कर रहा है तू, फिर वो बेचारा थोड़ा पीछे जाता है। हम लोग क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्योंकि चाइना से हम लोग जानते हैं नहीं लड़ सकते, उससे लड़ेंगे इंडिया में हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, और हर चीज का दाम बढ़ जाएगा तो फिर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुअरेस्ट सिचुएशन में जाएगा, और इंडिया एक बहुत गंदा रिसेशन देखने लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। सिर्फ इतना नहीं कि सामान लेना देना करे, नेशनल रिलेशन भी तुम लोग के हाथ में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हाथ में है। फ्यूचर में जब जाएगा तब सही डिसीजन लेना है तुम लोग को उस पोस्ट पे। ठीक है, ओके। अब आते हैं पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। उससे पहले ये सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर है, सारा पांचों का पांचों पॉलिसी, इंडस्ट्रियल, फिस्कल, मॉनिटरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। गुड। ठीक है, गुड। अब बात करते हैं पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के बारे में। इसमें क्या फैक्टर्स होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये सवाल का जवाब मांगो। डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन कैसा है, बिजनेस को वो पॉलिटिक्स कैसे अफर कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज को पॉलिटिक्स के द्वारा सॉल्व किया जा रहा है कि पॉलिटिक्स में लोगों का कितना भरोसा है, लॉ और ऑर्डर का क्या हालत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा है, लोग का पॉलिटिक्स को लेकर राय कैसा है, प्रैक्टिस कैसा है रूलिंग पार्टी का, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो कितने पर्पसफुल है, कितने काम के हैं, कितने एफिशिएंट है, कितना आसानी से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एजेंसी में आ गया तुम्हारा एनसीबी, तो धड़ाधड़ वो सबको पकड़ता है। ठीक है, सीबीआई काफी ज्यादा एक्टिव है। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में गवर्नमेंट कितना अपना नाक घुसाता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसा है, कैसा लीगल रूल आ रहा है, कैसा फ्रेमवर्क बना के रखा है ये लोग, लोगों को दिक्कत है या फिर लोगों को आराम है, लोगों को बिजनेस करने मिल रहा है कि नहीं, ये हर चीज जिसके लिए हम लोग सरकार को ब्लेम करते हैं, ये पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब रीडिंग करने में नहीं, ऐसे नॉर्मल लाइफ में बहुत बड़ा, मतलब इसमें हर चीज आता है। जिस चीज के लिए तुम सरकार को गाली बक रहा है, मतलब रीजन का, ठीक है, ऐसे नहीं कि बारिश हुआ तो इसके कारण हो गया, नहीं, प्रॉपर रीजन का कि हाँ भाई यहाँ पे डेथ रेट बढ़ रहा है तो ये सरकार के यहाँ पे गलती है, अभी लॉकडाउन नहीं लग रहा है सेंटर से, इसका यहाँ पे ये गलती, वो चीज जो है वो है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, और वो तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। हाँ, स्टेट का ये डिसीजन है कि झारखंड में लॉकडाउन रहेगा, ठीक है, ये झारखंड को अफेक्ट करेगा, तुमको थोड़ी एक दिन में 2 दिन में दिखेगा, टाइम आने दो, पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट का बात हो रहा है, सबसे पहला गवर्नमेंट का बात, मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसा है, वो गवर्नमेंट जो सेंटर में है, जो सेंटर में है वो कैसे रेगुलेट कर रहा है बिजनेस को, वो गवर्नमेंट जो स्टेट में है। अब अभी ममता दीदी का हरकत सोचो, टाटा
वेरी बिग बिजनेसमैन। अगर नैनो का पावर प्लांट वहां पे लगता बंगाल में, वहां के लोगों को रोजगार मिलता। बट ममता दीदी का पॉलिटिक्स था कि नहीं भाई, हम तो नहीं करने देंगे तुमको यहाँ पे काम। तो दिस वॉज नॉट गुड। ठीक है, ये बात हम लोग को समझना होगा। ये बात इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट में आता है कि गवर्नमेंट का जो एक्शन है, पॉलिटिक्स वो लोग खेल रहा है, उससे बिजनेस को क्या हो रहा है। हमको ये मतलब नहीं है, हमको किसी चीज से मतलब नहीं है, लोग खुश है, लोग उदास है, कुछ धर्म को क्या हो रहा है, हमको इससे मतलब है कि मेरा बिजनेस को क्या हो रहा है। बिजनेस को ये कंसीडर करना होगा। टैक्स और ड्यूटी कैसा है, ये बिजनेस को कंसीडर करना होगा। ठीक है, कुछ कैंपेन्स गवर्नमेंट चलाता है, मेक इन इंडिया, उसका असर कितना अच्छा है ये भी हम लोग को देखना होगा। अगला लीगल, जो भी लॉ है, जो भी लॉ है, साउंड लीगल सिस्टम होना जरूरी है। लीगल में वो आया। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल प्रेशर कैसा है और वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को। ठीक है, यूनियंस कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पॉलिटिकल के कारण। जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो माइनॉरिटी राइट्स को कहीं पीछे ना छोड़ दे। जो माइनॉरिटी है, जो वो जात धर्म के लोग जो कम है उस एरिया में, कहीं उनको पीड़ित तो नहीं कर रहा है। उनको पीड़ित करेगा, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, वो लोग मेरा बिजनेस से खरीद नहीं पाएंगे। मेरा बिजनेस का मेन कस्टमर मानो माइनॉरिटी, वो लोग मेरे से खरीद नहीं पाएंगे। ये मैक्रो इन्वायरमेंट में आ रहा है। गवर्नमेंट का किस्सा है, गवर्नमेंट के कारण, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट के कारण मेरा सेल गिरता है। ठीक है, पॉलिटिकल लीगल गवर्नमेंट क्लियर है, यो करो। ओके ठीक है, अब बात करते हैं सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के बारे में। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट मतलब अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हैं, पहले भी बात हो चुका है, एथनिक मिक्स, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग बिलीफ के लोग हैं, अलग अलग पढ़ाई लिखाई का सबका लेवल है, अलग अलग मॉरल वैल्यूज है, कोई ज्यादा तमीज वाला, कोई बदतमीज है। ठीक है, ये सब कुछ बिजनेस को इफेक्ट करता है। ये छोटे छोटे डेमोग्राफिक्स बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। आज अगर दो धर्म में लड़ाई होगा, वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ह्यूमन के बीच में रिश्ता कैसा है। ह्यूमन अलग अलग बिलीफ के होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर के होते हैं, तो वो कैसे अपने आप को ढाल के रखें इस दुनिया में, ये मैटर करता है मेरे बिजनेस के ऊपर। उनका वैल्यू, उनका बिलीफ, उनका नॉर्म से हम मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम लोग कुछ कोर वैल्यूज को समझते हैं पहले। ओके, हमसे कोमल पूछी कोहेसिवनेस का मतलब। एक सेकंड, कोहेसिवनेस कहाँ देखी कोमल, रीड करो वाला लाइन। लास्ट लाइन में इट डिफर्स नहीं, यहाँ पे द एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोहेसिवनेस एंड सो फोर्थ। कोहेसिवनेस देखो, कोहेसिवनेस बेसिकली होता है चिपकना। ठीक है, एकदम वो मीनिंग बताए तो कि दो चीज है तो एक एडेसिव कोहेसिव उसको चिपका देता है, ग्लू चिपका देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये लोग आपस में चिपक के रह सकते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई हम तुमको देखेंगे तो काट देंगे। वो फीलिंग अगर होगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। ठीक है, यूनिटी हम लोग बोल सकते हैं, यूनिटी भी एक वर्ड है। ठीक है, ओके। हाँ, कुछ हम लोग इश्यूज को, कुछ फैक्टर्स को हम लोग अभी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले हैं। पहला, सोशल कंसर्न सच एज रोल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी। ये बिजनेस का सोसाइटी में क्या रोल है। कहीं ये पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है, कहीं ये करप्शन तो नहीं कर रहा है। ये जो मास मीडिया है, जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक भारत, ये कैसे बिजनेस को पोर्ट्रे कर रहा है। कंज्यूमर का कितना हक है उस बिजनेस के ऊपर, ये सारा सवाल दिखता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, मानो फॉर एग्जाम्पल एमडीएच। ठीक है, एमडीएच पोल्यूशन नहीं करता, करप्शन नहीं करता, काफी अच्छे से रहता। और जब उनके ओनर का डेथ हुआ तो हर
मीडिया में उनको सम्मानित किया गया। कंज्यूमर जो हम लोग थे, हम लोग भी देख के एक फीलिंग प्रकट किए कि हाँ इनको हम लोग जानते थे एंड रेस्ट इन पीस। ठीक है, ये सब हम लोग को सुनने में छोटा लग रहा है, बट एक्चुअली में हम लोग कितना बार ना मसाला की जगह बोलते हैं एमडीएच दीजिएगा, एमडीएच का धनिया पाउडर दीजिएगा। ये जबान पे कैसे बैठा पता है? मास मीडिया के कारण। उनका इमेज क्लियर था, पॉल्यूशन नहीं था, करप्शन नहीं था, हर धर्म के लोग उनको मानते थे। ये सब छोटा छोटा रीजन इस कंपनी का इतना बड़ा होने का कारण है। ठीक है, ओके। कोलगेट, यस शिवम। सोशल एटीट्यूड एंड वैल्यू, बिजनेस का सोशल एटीट्यूड कैसा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी टाटा का एक ऐड आया था जिसके ऊपर काफी बवाल खड़ा हुआ था। ठीक है, काफी बेकार का बवाल खड़ा हुआ था। तो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग दिखा रहे थे कि हम लोग हर धर्म को प्रमोट करते हैं। ये सब छोटा छोटा चीज उनके कस्टम्स को, बिलीफ्स को अगर हर्ट करे तो टाटा का शेयर गिर जाता है। हम लोग कोशिश, अभी टाटा जैसे, टाटा छोड़ो, चलो रिलायंस ट्रेंड्स का बात करते हैं। वो कैसे लाइफस्टाइल पैटर्न को बदल रहे हैं। ठीक है, फैशन कैसे बदल रहा है ये लोग, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट। ठीक है, कहाँ एक टाइम था, तुम लोग देखना 1970s का मूवी, रंग बिरंगा कपड़ा पहनता था, पैंट आदमी लोग का छाती तक होता था, और आज के टाइम पे जीन्स, वो भी रिप्ड। ठीक है, ये जो चेंज इन फैशन आया, ये कहाँ से आता है? ये कौन लाता है? ये बिजनेस लाता है। ये एडवर्टीजमेंट से आता है। एडवर्टीजमेंट वो नहीं जो ब्रेक में हम लोग देखते हैं, मिलते एक ब्रेक के बाद फिर 5 मिनट एडवर्टीजमेंट चला तो उसके कारण हो रहा है। नहीं, एक मूवी बन रहा है, उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, एक पॉलिटिशियन है, उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कोई सोशल इमेज वाला आदमी है, उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये जो इन्फ्लुएंस है ये होते नहीं है। बिजनेस क्या करता है? इनको पैसा देता है। बिजनेस पॉलिटिशियन को पैसा दे रहा है, बिजनेस हीरो लोग को पैसा दे रहा है, बिजनेस इंस्टाग्राम पे जिसका ज्यादा फॉलोवर है उसको पैसा दे रहा है, और बोल रहा है तुम मेरा प्रोडक्ट पहनो, खाली बोलो भी मत कि किसी को पहनना है, तुम पहनो, तुम मेरा प्रोडक्ट पहनो, मेरा प्रोडक्ट दिखाओ उनको, और लोग अपने खरीदते हैं। ये कैसे हुआ? ये सोशल एटीट्यूड के कारण। ठीक है, ये उनके वैल्यू सिस्टम को बदलने के कारण। बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में कि फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। पहले होता था बड़ा बड़ा फैमिली, जॉइंट फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी, तो उसका भी असर है। पहले डिमांड ज्यादा होता था, अब डिमांड कंपैरेटिवली कम होने लगा चीजों का। रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी, ये भी बड़ा इफेक्ट करता है। कितने सारे बड़े बड़े कंपनीज पे इस बेसिस पे केस हुआ है कि वो लोग वुमेन में, मतलब मानो प्रमोशन है, 2 सीट है, 1 सीट है, 2 लोग, तो वो लोग मेन को प्रेफर करते नहीं, क्यों? विमेन को भी करते। अच्छा, चिल्ड्रेन और एडोलसेंट्स कैसे है फैमिली में, उनका पोजीशन क्या है घर पे, एडुकेशन लेवल क्या है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितना सही डिसीजन लेते हैं, कितने ईमानदारी से काम करते हैं। ये छोटा छोटा चीज जो है ना, डिफाइन करता है एक बिजनेस कहाँ जाएगा, इफेक्ट करता है हर बिजनेस में। जैसे मैकडोनल्ड्स, वो ना अपना इंडिया में बहुत सारा अलग अलग मीट डालता था। इंडिया का आदमी क्या, मीट के नाम पे सिर्फ 2 चीज खाए, एक चिकन, दूसरा ज्यादा से ज्यादा गोट, नथिंग एल्स। ठीक है, और अगर तुम लोग फॉरेन जाएगा तो हर चीज का मीट वो लोग खा लेता है। वो लोग को वैसा कोई भेदभाव नहीं है, छिपकली तिपकली सब खा लेता है। ठीक है, तो ये मैकडोनल्ड्स क्या किया, देखा यार इंडिया का आदमी लोग का जो बिलीफ है ये 2 मीट का है, हम सिर्फ वही 2 मीट देंगे। और इंडिया में एक ऐसा एरिया है जो लोग खाली वेज खाते हैं, इन लोग का क्या करें, चलो मसाला डोसा बर्गर ये इंट्रोड्यूस किया, ये वेजिटेरियन भी है और डोसा का नाम भी डाल दिया, तो सारा साउथ वाला आदमी तो खुश हो गया, हाँ भाई मैकडोनल्ड्स तो अपना है, डोसा उसा दे रहा है। ये छोटा सा ट्रिक मैकडोनल्ड्स का सेल का बढ़ाया। मैकडोनल्ड्स का एक आउटलेट से आज 500 आउटलेट के ऊपर है इंडिया में, 500 भी हम कम बोल रहे होंगे। ये था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और तुम लोग जब कल को जॉब करेगा तो तुम लोग से सिर्फ तुम लोग का राय नहीं मांगेगा, तुम लोग से रिपोर्ट नहीं मांगेगा, तुम लोग से ये सब आइडियाज भी मांगेगा जो बिजनेस को ऊपर लेके जाएगा। शैम्पू कंपनीज जो है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात कर लिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दूसरा तरीके से बताया, अगर कोई रूरल मतलब रेसिडेंशियल एरिया, कोई मानो सोसाइटी वगैरह है, फैमिली वगैरह रहता है, वहां पे वो लोग बॉटल वाले शैम्पू बेचता है, और हॉस्टल के आसपास छोटा छोटा पाउच बेचता है। जानता है लोग शैम्पू पूरा बॉटल लेगा ही नहीं। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज काफी मैटर करता है। ओके, हम लोग का आई थिंक 2 टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल, मैक्रो में बाकी रहेगा। ठीक है, आज क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।
तुम लोग का कुछ नहीं करना है, बस इतना पढ़ना है। कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप करेगा, ठीक है। आज है, एक सेकंड रुकना, थर्सडे 22। कल तुम लोग का क्लास नहीं होगा, तुम लोग का क्लास अब होगा सैटरडे को, ठीक है। कल जो है सीएमए वालों का क्लास है, बिकॉज उनका संडे को टेस्ट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज का क्लास एंड होता है। सबको टाटा बाय।